very warm welcome to all of you. My name is Anshul Tyagi and this is my YouTube channel. So today we would be starting with a fresh unit, that is Unit 3 of BPCC 102, that is Biopsychology, a course for IGNOU first year psychology honors, right? So today we would be starting with part 1 and we would be covering the theme, the central nervous system, right? So it's a very warm welcome to all of you, and I provide interactive explanative sessions to you. If you find it helpful, do subscribe, like, and share the channel. You can join my Telegram channel for these PDFs of the sessions and for latest updates and all the stuff that you can get access to. You can comment me down, you can mail me any of your doubt, or you can put it in the doubt form too, right? So let's move on to today's content. So आज हम cover करने वाले हैं introduction to nervous system. हम समझेंगे कि nervous system क्या होता है. Then we would be heading towards central nervous system, right? So let's move on to it and understand what is nervous system. So nervous system, as we know, is the major controlling, regulatory and communicating system of the body. हमारे पूरे शरीर के हर ऑर्गन और हर एक मैकेनिज्म को कंट्रोल जो करता है ना, वो हमारा नर्वस सिस्टम होता है. नर्वस सिस्टम मतलब कि जिसमें हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हमारे जितने भी नर्व्स हैं जो कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स को या बॉडी पार्ट्स को फंक्शनिंग में, उनके काम करने में हेल्प करती है, रेगुलेट करती है. तो नर्वस सिस्टम जो होता है वो हर एक इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर एक मेजर कंट्रोलिंग मतलब जो सब कुछ बहुत ही संभालता है, दैट एक्चुअली रेगुलेट्स द फंक्शनिंग, ओके, रेगुलेटरी एंड कम्युनिकेटिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी को किस सिचुएशन में किस हिसाब से अपना एक एक्शन लेना होगा, एक रिस्पॉन्स देना होता है, ये सब कुछ कम्युनिकेट जो करता है हर एक ऑर्गन को, हर एक नर्व को, वो हमारा नर्वस सिस्टम करता है, right? So nervous system is responsible for behavior and thought processes. Behavior in the sense कि हम एक situation के अंदर जो response देते हैं वो सब कुछ जो है हमारा nervous system संभालता है. ठीक है, हमारा जो प्रोसेस है कि एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर हमारा जो बिलीफ सिस्टम होगा, हम कैसे सोचेंगे, हम कैसे एक डिसीजन मेकिंग वाले प्रोसेस में इंडल्ज होंगे, ये सब कुछ हमारा नर्वस सिस्टम हैंडल करता है. ठीक है, सो नर्वस सिस्टम जब हम बात करते हैं तो वहां पे ना दो मेन कंपोनेंट्स आ जाते हैं जिनको हम कहते हैं, पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम. ये दोनों मिलकर combinedly they will give the formation to a comprehensive nervous system. ठीक है, अगर किसी भी एक नर्वस सिस्टम में या तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो सकता है या किसी भी एक या पेरिफेरियल, अगर कोई भी एक नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, ठीक है, उसको उसके अंदर डिस्टर्बेंस आती है, फंक्शनिंग खराब होती है ड्यू टू एनी कॉज ऑफ डैमेज, तो उसकी वजह से हमारे जो बॉडी है उसके अंदर आपको फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी. आपकी बॉडी की फंक्शनिंग कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी और आपका जो बिहेवियर रिस्पॉन्स है, जो एक सिचुएशन में आपको अप्रोप्रिएटली देना था, वो भी आपका जो बिहेवियरल रिस्पॉन्स होगा वो भी हिंडर होगा. ठीक है, सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम CNS शॉर्ट फॉर्म देते हैं और पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम को हम PNS शॉर्ट फॉर्म मतलब एक जो है शॉर्ट टर्म देते हैं. ठीक है, ये दोनों कंबाइंड होके नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन देते हैं. अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ना एक डायग्रामेटिक है जिसके अंदर हम बताएंगे कि मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं दोनों ही नर्वस सिस्टम के. आज का जो हमारा मुद्दा है या फिर ये जो पर्टिकुलर यूनिट आपकी 3 है, ये कंप्लीटली फोकस्ड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर. ठीक है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर फोकस रखती है. फर्दर जो यूनिट्स आएंगी उसमें हम पेरिफेरियल के ऊपर भी ध्यान देंगे. ठीक है, सो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम.
ठीक है। तो हमारा जो सेंट्रल, पहले हम देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो मेजर मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं, वो होते हैं, पहला तो होता है ब्रेन। हमारा ब्रेन जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। और स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी के यहाँ पे होती है, इसको भी हम अपने जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर डालते हैं। ठीक है। इसके अंदर आपको जो है रिले न्यूरॉन्स दिखेंगे। अब ये इंटर न्यूरॉन्स भी कहा जाता है इन्हें। तो ये सब कुछ हम आगे मतलब डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी बस आपको जो है इसका टर्म पता होना चाहिए। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ना, हमारा एक तरीके से सारा नर्व्स का काम है, सारा नर्व्स की जो कलेक्शन है, मतलब ये वाला जो हिस्सा है, ये जितनी भी नर्व्स आपकी बॉडी को माइंड से, सॉरी ब्रेन से और स्पाइन से मैसेजेस पहुंचाते हैं, कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, ये सारा नर्व्स काम करते हैं। तो पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम के अंदर आपकी सारे तरीके की नर्व्स आ जाती हैं, जैसे कि क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स एंड पेरिफेरियल नर्व्स। और इनके अंदर आपको मिलेंगे सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। ये सब कुछ आप डिटेल में आगे पढ़ने वाले हो, ये जस्ट एक जिस्ट फॉर्मेट में आपको दिया गया है। अब जो हमारा मेन हमारा जो एक टारगेट रहेगा वो होगा कि हम नर्वस सिस्टम को समझे। राइट। सो नर्वस सिस्टम के अंदर भी हमने देखा कि नर्वस सिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। पहला तो होता है ब्रेन। ठीक है। सो जो ब्रेन होता है वो इंटीग्रेट करता है सेंसरी रिसेप्टर्स को एंड डिलीवर्स मोटर आउटपुट। ठीक है। ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को संभालता है, क्योंकि ब्रेन हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है अपने नर्वस सिस्टम का। सो यहाँ पे इंटीग्रेट मतलब कि वो कम्युनिकेट करने में या फिर एक कॉम्बिनेशन बनाने में सारे सेंसरी रिसेप्टर्स का, और उसकी वजह से हम एक आउटपुट दे पाते हैं। मतलब कि आपके जो सेंसेस होते हैं, हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं। ठीक है। तो सेंस ऑर्गन से सेंस जो मैसेजेस, जो एक तरीके से जो इंफॉर्मेशन होती है, जब वो एक स्टिमुलस को देख लेते हैं, मान लीजिए आपकी जो स्किन है वो एक हार्ड या रफ सरफेस को टच कर रही है। ठीक है। अब आपको ये जो टेक्सचर है, ये आपके जो बॉडी के ब्रेन तक जो जाएगा कि हाँ, द बॉडी इज एक्चुअली टचिंग अ रफ सरफेस। तो ये हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स के थ्रू जाएगा, क्योंकि ये सेंस ऑर्गन से मैसेजेस को कलेक्ट करते हैं और ब्रेन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। फिर वहां से आपके ब्रेन की तरफ से एक मैसेज डिलीवर होता है, बेसिकली मोटर आउटपुट जो होगा, कि आपको बोला जाएगा कि रिमूव योर हैंड फ्रॉम द सरफेस। ठीक है। अगर रफ सरफेस भी नहीं होगा तो एक हॉट पैन मान लीजिए, या एक ऐसा सरफेस जो कि आपके लिए सही नहीं होगा टच करने में, लाइक लावा हो गया, या कोई भी चीज होगी जो गर्म हो गई, जो आपके लिए हार्श होगी, बॉडी के लिए डैमेजिंग होगी। ठीक है। तो ऐसे सेंसरी रिसेप्टर्स को और उसके आउटपुट को जो डिलीवर करता है, कम्युनिकेट करता है थ्रू आउट द बॉडी, उसको मैनेज करता है हमारा ब्रेन। ठीक है। ब्रेन helps in like maintaining the complex functioning of the body। ठीक है। फिर अपना सेकंड मेजर इंपॉर्टेंट आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो हमारे स्पाइनल कॉलम्स के अंदर होता है। बेसिकली हमारे जो ब्रेन के नीचे से बैक साइड पे, हमारे नेक के अंदर से पीछे नीचे बैक, अपनी रीढ़ की हड्डी जो हम बोलते हैं, तो स्पाइन जो है पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक हमारे बैक को कवर करती है। और ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना कंपोनेंट होता है। अगर आप देखते हो कभी भी आपको फिजिकली चोट लग जाती है अपने स्पाइन पे या ब्रेन के हिस्से पे, तो आपकी जो न्यूरल फंक्शनिंग है और आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग भी बहुत ज्यादा हिंडर होती है। ठीक है। सो दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों ना, जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है, दोनों बहुत ही ज्यादा डेलिकेट स्ट्रक्चर है, बहुत ही ज्यादा एक लाइक ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमारे फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो उतने ही प्रोन होते हैं डैमेज के।
ठीक है। तो इसीलिए उनको कवरेज देने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग चीजों से उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो ब्रेन होता है, ठीक है, उसके बाहर एक आता है लेयर स्कल का, है ना। हमारा जो स्कल होता है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पाइन होती है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा डेलिकेट स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनको हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं कुछ चीजों से, जैसे कि एक तो ये हो गया मेजर स्ट्रक्चर, तो होगा कि स्कल हो गया, और स्पाइनल कोड को हम स्पाइन से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो आपकी इन बोन्स के अंदर ये जो स्कल है, स्पाइन है, इनके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, एक उनको एक वो एनवायरमेंट देने के लिए। तो आपको बोन के अंदर ना एक चीज मिलेगी, उनको हम कहते हैं मिनिंग्स, ठीक है। जो मिनिंग्स होते हैं ना, वो बोन के चारों तरफ और इंटरनली आपकी जो स्ट्रक्चर है उसको लाइक बिल्कुल ही एक कुशन फॉर्म में रखने की कोशिश करते हैं। तो मिनिंग्स जो होते हैं वो 3 लेयर्स होती हैं, बेसिकली नर्व्स की बोल सकते हैं, 3 नर्व्स की, या फिर एक बेसिकली सब्सटेंस की, या एक फॉर्मेशन की 3 लेयर होती है। तो ये 3 लेयर के अंदर आपकी 3 तरीके की मेम्ब्रेन्स आती है, ठीक है। पहली कोट आपकी मतलब मान लीजिए आ जाएंगे इसके अंदर, बेसिकली ये जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर आपके सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं। 3 लेयर हो जाएगी सॉफ्ट टिश्यूज की, या मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये इसके अंदर जो कंपोनेंट रहेंगे वो होंगे, एक तो डोरामीटर, एक लेयर तो डोरामीटर की, एक होती है आर्कनोइड मेम्ब्रेन की, और एक होती है पियोमीटर। ये तीनों लेयर्स आपकी फॉर्मेशन देते हैं मिनिंग्स, और ये मिनिंग्स आपकी बोन को जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं इन डेलिकेट स्ट्रक्चर्स को, और ये डेलिकेट मतलब कि इस स्कल के चारों तरफ और बोन के अंदर जो इंटीरियर हिस्सा होता है वहां पे उसको प्रोटेक्शन देने के लिए ये 3 लेयर्स जो होती हैं, मिनिंग्स जिनको कहा जाता है, ये वहां पे लगाई जाती है, मतलब वो वहां पे होती है, ठीक है। एक होता है हमारे इन स्ट्रक्चर्स के आसपास कलरलेस फ्लूइड, जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सी, ये जो फ्लूइड होता है इसका कोई कलर नहीं होता है डेफिनाइट, और इसको नाम दे रखा है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। ये आपको स्पाइनल एरियाज में मिलेगा, मतलब स्पाइनल कॉर्ड के जो स्पाइन है वहां पे आपको मिलेगा। उसके अंदर स्पेसिफिकली अगर हम नाम लें तो सेंट्रल कैनाल के अंदर मिलेगा। और ना वेंट्रिकल्स जो होते हैं, बेसिकली जो डिप्रेशन होते हैं अपने ब्रेन के अंदर, वहां पे उनको मिलता है, ठीक है। ये भी हमारे इन स्ट्रक्चर्स को कुशनिंग में हेल्प करते हैं। मान लीजिए आपका जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, कहीं पे अनइवन हो गया, मान लीजिए यहाँ पे डिप्रेशन आ गया, थोड़ा सा वो दबा हुआ है, तो वहां पे वो ज्यादा प्रोन हो जाता है, तो इसको कवर करने के लिए यहाँ पे ये फ्लूइड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी कुशनिंग में हेल्प करता है। ये हो गए 2 चीजें। अब हम देखते हैं कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहाँ कहाँ पे आपको मिलता है। तो ये डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर आपको दिखाने के लिए है कि ये जो पर्पल पर्पल आपको हिस्सा दिख रहा है, हाँ, यहाँ पे आपको जो है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड की जो है एग्जिस्टेंस देखने को मिलती है, ठीक है। ये ज्यादातर आपको अपनी स्पाइन के यहाँ पे मतलब जो भी मान लीजिए कर्व्स हैं यहाँ पे, अब इनको कवर करने के लिए आपको मिलेगा। ये जितने भी वेंट्रिकल्स होते हैं, देखिए यहाँ पे आपके बीच में राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, इन सब वेंट्रिकल्स को किसने फिल कर रखा है? सेरिब्रोस्पाइनल ने। तो इनको ये कुशनिंग करने में, प्रोटेक्शन करने में हेल्प करता है, ठीक है। और बस अभी के लिए इतना ही जानने मतलब बहुत है, इतना ही आपके काम का है। और ये बस डायग्रामेटिक है कि आपको बनाना नहीं है, ना ही याद करना है, वैसे मतलब पिक्चराइजेशन के लिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अब ये फ्लूइड हमारे पास है, ठीक है। अगर ये कम या ज्यादा हो जाता है इन स्ट्रक्चर्स के आसपास, तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर इम्पैक्ट दिखता है। मान लीजिए अगर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो थोड़ा ड्रेन आउट हो जाता है, कम हो जाता है एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, ठीक है, तो उसकी वजह से जो भी इंडिविजुअल होगा उसको इंटेंस हेडेक सफर होगा, उसको बहुत ज्यादा सिर में दर्द होगा। और जैसे वो हेड को मूव करेगा ना, जर्किंग करेगा, फिर थोड़ा बहुत भी मूवमेंट स्लाइटली
सडन हो जाएगा, तो वहां पे एकदम से आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा पेन उसको महसूस होगा। तो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ड्रेन आउट होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। मतलब एक बैलेंस्ड प्रोपोर्शन में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की जो कंसिस्टेंसी है या अमाउंट है वो हमारे स्ट्रक्चर्स के आसपास होनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। ऐसे ही अगर ये वाला जो फ्लूइड है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि कलरलेस फ्लूइड है, अगर ये फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है वेंट्रिकल्स में, अभी हमने वेंट्रिकल्स की पिक्चर देखी थी, लेट मी शो यू इट अगेन, या यहाँ पे आपको वेंट्रिकल्स दिख रहे हैं, है ना, बहुत सारे गैप्स दिख रहे हैं ब्रेन के अंदर, जैसे कि राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो अगर इन वेंट्रिकल्स के अंदर अगर आपका ये जो फ्लूइड है बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा, मतलब एक जगह पे जमा हो जाएगा, ज्यादा रिलीज आउट हो जाता है या फिर ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसकी वजह से जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना, उनकी वॉल्स एक्सपैंड करने लग जाती है, उनकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होने लग जाती है, ठीक है। और उसकी वजह से जो वेंट्रिकल्स की वॉल है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, और वो ये जो एक्यूमुलेशन है ये देती है ओरिजिनेशन ट्यूमर को। इस वजह से बहुत सारे लोगों को ट्यूमर भी हो जाता है, ठीक है। और इस वजह से ब्रेन के साइज के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत सारे एरिया से ब्रेन जो है एकदम से एक्सपैंड होने लग जाता है, ठीक है। ये हमें देखने को मिला है। तो इसकी वजह से हमारा जो है हाइड्रोसेप्होल्स, इसको हम इस कंडीशनिंग को, स्पेसिफिकली कंडीशन को हम यही कहते हैं, ठीक है। तो ट्यूमर की फॉर्मेशन हो जाती है। अब देखिए, जब हमें अगर ट्यूमर को हटाना पड़ता है या फिर जब मेडिकल कंडीशन में एक इंडिविजुअल ट्रीटमेंट लेता है, तो उसके अंदर जो ट्यूमर होता है उसको रिमूव किया जाता है बाय ड्रेनिंग आउट द एक्सेस फ्लूइड, क्योंकि ये जो फ्लूइड है वो इतना एक्सेस में हमारी बॉडी के अंदर या इन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है स्पेसिफिकली ये अच्छा नहीं रहता है। इसकी वजह से ट्यूमर्स, पेन्स और मतलब बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो ये जो एक्सेस फ्लूइड है, इसमें जो जरूरत से ज्यादा फ्लूइड होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद ट्यूमर को जो है क्योर आउट किया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की जो है इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ये स्ट्रक्चर में होना बहुत जरूरी है, लेकिन एक बैलेंस्ड प्रोपोर्शन में, ना ही ज्यादा कम और ना ही एक्सेस में, ठीक है। ज्यादा कम होगा तो उसकी वजह से भी हेडेक्स और पेन वगैरह से आपको सफर करना पड़ेगा। अगर एक्सेस में एक्यूमुलेट हो जाता है तो आपको ट्यूमर जैसी जो है कंडीशन से सामना करना पड़ेगा। तो अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं जिसके अंदर आपको ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर के बारे में जो है मतलब दिखा रखा है, कि आप देख सकते हैं कुछ वेंट्रिकल्स में जब ये एक्सेस अमाउंट में जो है रिलीज आउट हो रहा है, तो वहां पे जो स्पेसिंग है वो बढ़ती जा रही है। वो होना इतना चाहिए था पर वो इतना ज्यादा एक्सपैंड हो चुका है, ठीक है। तो ट्यूमर्स हमें कुछ इस तरह दिखाई देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या ये ब्रेन की जो कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग थी जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, बिल्कुल वही है कि जो ब्रेन होता है वो सेंसरी रिसेप्टर्स देता है फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो सेंसरी रिसेप्टर्स भेजते हैं ब्रेन की तरफ, और बदले में एक बेसिकली जो ब्रेन होता है इन सेंसरी रिसेप्टर्स को एज अ इनपुट, मतलब वो एक मैसेज ले लेता है और फिर जो है एक आउटपुट देता है, मतलब एक रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। सो इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग, जिसके अंदर ब्रेन जो है इंडल्ज करता है, ठीक है। ब्रेन ट्राइज टू इंटीग्रेट inputs from sensory receptors to provide an output to the effectors, ठीक है। तो ब्रेन सेंसरी रिसेप्टर से मैसेजेस को लेता है, उनको समझने की कोशिश करता है, उनसे एक आउटपुट निकालता है और इफेक्टर्स को दे देता है, ठीक है। ब्रेन इज इन्वॉल्व इन कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग, दैट इज ऐसे ये जो कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग आप देख रहे हैं ये आपके हार्ट रेट को मैनेज करने में, ब्रीदिंग में और भी बहुत सारे फंक्शनिंग के अंदर काम आती है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर अनदर स्लाइड, दैट इज द एंड। तो ये आज के टॉपिक में इतना ही है, क्योंकि फर्दर जो टॉपिक्स है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट और वाइड हैं, उनके लिए हमें अलग से मतलब वीडियोस में मतलब पार्ट्स जो आएंगे वो उनको पर्टिकुलरली एक एक टॉपिक के ऊपर होंगे।
तो अभी के लिए ये इंट्रोडक्टरी सेशन था जिसके अंदर आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम के बारे में बता दिया गया है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, सेशन सही लगा हो, यू कैन like, subscribe and share my channel and join my Telegram channel. If you have any doubt, any sort of query, you can freely like ask from me, right? That's all for today, guys. Thanks a lot. Stay tuned. Bye bye. Take care.